गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू पीडब्ल्यू ओनली आईएएस। दोस्तों, आप सब लोग जानते ही हैं कि हमारे प्रधानमंत्री जी 5 देशों की विजिट के ऊपर हैं, राइट। एंड इसी बीच हमारे प्रधानमंत्री पहुंचे त्रिनिदाद एंड टोबैगो में, राइट। एंड यहाँ पर प्रधानमंत्री जी ने हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसकी जमकर तारीफ करी। प्रधानमंत्री जी हमारी जो डायस्पोरा कम्युनिटी है उसके लिए वर्ड इस्तेमाल करते हैं राष्ट्रदूत। राष्ट्रदूत का मतलब ये है कि भारत की संस्कृति, भारत की वैल्यूज, भारत के कल्चर के एक तरह से बहुत इंपॉर्टेंट एम्बेसडर्स हैं हमारा जो डायस्पोरा है। तो हमारा जो 35 मिलियन, लगभग 3.5 करोड़ के आसपास का हमारा जो डायस्पोरा है वो पूरे भारत का प्राइड माना जाता है। दोस्तों, इसी बीच ना एक टर्म यहाँ पे हमें देखने को मिल रही है, वो है गिरमिटियास। थोड़ा समझते हैं कि आखिर ये गिरमिटियास क्या होते हैं, कि ये व्हाट डू वी मीन बाय द गिरमिटिया कम्युनिटी। देखो, ये जो वर्ड है ना गिरमिटिया, ये दरअसल में एग्रीमेंट वर्ड से आया है, ठीक है। बट मीनिंग क्या हुआ इसका? देखो, एक्चुअली पता क्या है, पहले क्या होता था, जैसे ब्रिटिशर्स के कॉलोनीज थी दुनिया भर के अंदर, राइट। तो बहुत सारे लोग भारत से अलग अलग देशों में भेजे जाते थे, राइट, जहां जहां ब्रिटिशर्स की कॉलोनी थी। अब पॉइंट है, उन देशों में क्यों भेजा जा रहा था? क्योंकि देखो, वहां पर अलग अलग टी गार्डन्स थे, शुगर प्लांटेशंस थी, माइंस वगैरह थी। तो उनमें काम करने के लिए लोग चाहिए थे। तो ब्रिटिशर्स क्या करते थे, इंडिया के जो लोग हैं उनको इन अलग अलग देशों में भेज देते थे अंडर अ पर्टिकुलर एग्रीमेंट या कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कि नॉर्मली 5 साल के लिए उनको इस तरह से भेज दिया जाता था कि जाओ वहां पे जाके काम करो। अब यही एग्रीमेंट वर्ड आगे जाके गिरमिटिया वर्ड हमें देखने आता हुआ बन जाएगा। तो एक तरह की कॉन्ट्रैक्ट लेबर थी। अब बहुत सारे लोग वहां गए, काम किया, 5 साल 10 साल, वापस आ गए। कुछ लोग वहीं पे सेटल हो गए। त्रिनिदाद एंड टोबैगो के अंदर भी एक बहुत बड़ी इंडियन कम्युनिटी आपको देखने को मिल जाएंगी, जो 1830s 1840s या उसके बाद से लेकर इस तरह से उनको वहां भेजा गया। किसी को त्रिनिदाद एंड टोबैगो, किसी को फिजी, किसी को मॉरिशियस, किसी को गुआना, साउथ अफ्रीका, अलग अलग देशों में इस तरह से उनको भेजा गया था। एंड वही हमारी गिरमिटिया कम्युनिटी यहाँ पे कहलाती है। अब एक इंटरेस्टिंग चीज बताऊं, आप सब लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ी है, राइट। एंड हम वहां पर महात्मा गांधी जी के बारे में पढ़ते हैं। तो महात्मा गांधी जी ने भी जो वहाँ इंडेंचर्ड लेबर्स आपने सुना होगा अपने मॉडर्न हिस्ट्री की बुक्स के अंदर, उनके लिए यहाँ पे काम किया। वो और कोई नहीं, वो एक तरह से गिरमिटिया डिसेंडेंट्स ही हैं, राइट। एंड इनफैक्ट हम हर साल प्रवासी भारतीय दिवस जो सेलिब्रेट करते हैं ना, उसमें गिरमिटिया कम्युनिटी का भी पार्टिसिपेशन देखने को मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने त्रिनिदाद एंड टोबैगो कंट्री की तारीफ भी करी, क्योंकि ये त्रिनिदाद एंड टोबैगो पहली ऐसी कंट्री है कैरेबियन कंट्रीज के अंदर जिसने भारत के यूपीआई सिस्टम को अडॉप्ट किया है। क्लियर? तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। प्लस सॉरी, एक चीज और, भारत की तरफ से यहाँ पर ओसीआई कार्ड बहुत जल्द दिया जाएगा जो 6th जनरेशन इंडियन ओरिजिन सिटीजन हैं त्रिनिदाद एंड टोबैगो के। तो ये बात भी आपको क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों, डेट है आज की 5 जुलाई 2025 एंड आप सभी का स्वागत है आज के प्रीलिम बूस्टर न्यूज डिस्कशन में। स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को बता दूं कि अगर आपको इस सेशन की पीडीएफ चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल ऋषभ शर्मा सर पीडब्ल्यू, यहां पर जाकर इसकी पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए, पहले टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है डब्ल्यूएचओ कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन। देखो, आप लोग लोनलीनेस समझते हो, अकेलापन जो होता है ना। आई एम श्योर यूपीएससी एस्पिरेंट से ज्यादा अकेलेपन को तो कोई नहीं समझ सकता होगा, ठीक है ना। कुछ लोग जिंदगी में अकेले होते हैं, कुछ लोग भीड़ में होकर भी अकेले होते हैं, है ना। भीड़ में खोने से तो बेहतर यही है कि इंसान अकेले में खुद को ढूंढ ले। बट एनीवेज, अगर हम बात करें ना यहाँ पे इस भीड़ और अकेलेपन की, यहाँ पर हमारे पास दो टर्म्स देखने को मिलती हैं। एक वर्ड है लोनलीनेस और एक वर्ड है आपका सोशल डिसकनेक्शन। इन दोनों शब्दों को ना अक्सर हम सेम मान लेते हैं, पर ये सेम है नहीं, इनमें थोड़ा सा डिफरेंस है। अब पॉइंट है कि सर कैसा डिफरेंस है, क्या अंतर है। देखो, मैंने जैसा बताया ना, आप अकेले हो सकते हो सकता है आप एक कमरे में 10 लोग हो पर तब भी आप अकेला फील करो। इट इज फेयरली पॉसिबल, ठीक है ना। जब आपको लगता है कि यार आप अपने आसपास के लोगों के साथ मतलब मिलजुल कर नहीं रह पा रहे, आप उनसे मतलब उतना कनेक्ट नहीं आप उनके साथ फील कर पा रहे, उसको बोलते हैं अकेलापन। जरूरी नहीं है अकेलापन अकेले में ही हो, अकेलापन एक भीड़ के अंदर भी आपको फील हो सकता है कि आसपास लोग हैं पर आपको मतलब मैटर ही नहीं करते वो लोग, इस तरह से हैं। और ये जो दूसरा वर्ड है ना यहाँ पे, सोशल डिस्कनेक्शन, यहाँ पर मतलब होता है कि आपके आसपास लोग ही नहीं है। जैसे फॉर एग्जाम्पल कई बार आप नोटिस करते हो कि
एक गांव में माँ बाप रहते थे, बट उनके बच्चे शहरों में चले गए। अब गांव में बहुत ही कम लोग बचे हुए हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर लोग क्या हो चुके हैं, सोशली डिस्कनेक्ट हो चुके हैं, आसपास लोग ही नहीं हैं उनके। गेटिंग द पॉइंट। तो ये मतलब होता है सोशल डिस्कनेक्शन का। लोनलीनेस में आपकी एक मेंटल स्टेट है, ठीक है ना। सोशल डिस्कनेक्शन आपकी एक फिजिकल स्टेट या एक सोशल आइसोलेशन आपको देखने को मिल जाएगा। अब वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ना, उनका जो कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन है, उन्होंने एक रिपोर्ट निकाली। रिपोर्ट क्या थी? फ्रॉम लोनलीनेस टू सोशल कनेक्शन, चार्टिंग अ पाथ टू हेल्थियर सोसाइटीज। अब उन्होंने यहाँ पे ये नोटिस करने की कोशिश करी कि किस तरह से सोशल आइसोलेशन ऑन लोनलीनेस लोगों की हेल्थ के ऊपर इम्पैक्ट करता है। बड़ा इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पे इन्होंने फाइंडिंग्स हैं, आपको भी बड़ी सुन के हैरानी भी हो सकती है या नहीं भी होगी, डिपेंडिंग ऑन द फैक्ट आप कितने अच्छे से लोनलीनेस को समझते हो। देखो, इन्होंने ये बताया कि दुनिया में ना हर 6 में से लगभग एक इंसान कहीं ना कहीं अकेलापन फील करता है बिटवीन 2024 एंड 14 एंड 2023 का जो डेटा इनके पास है। और सबसे ज्यादा अकेले पता कौन लोग हैं? वो यंग पॉपुलेशन है मोस्टली, जो 13 से 29 साल की है। और खासकर आपके जो टीनेजर्स हैं वो तो बहुत ही ज्यादा अकेले हैं। आई एम श्योर आप में से भी ज्यादातर लोग इसी एज ग्रुप के होंगे। तो सबसे ज्यादा लोननेस इसी एज ग्रुप में हमें देखने को मिलती है। बाकी देखो, सोशल आइसोलेशन भी इफेक्टेड है, क्योंकि मैंने सोशल आइसोलेशन में क्या बताया था कि आप बाकी लोगों से दूर हो गए हो, फिजिकल डिस्कनेक्शन हो चुका है एक तरह से। तो वहां पे ओल्डर अडल्ट में ज्यादा देखने को मिलेगा। उसका रीजन यही है कि बच्चे दूर चले जाते हैं, माँ बाप घर पे रह जाते हैं, माँ बाप अकेले हो जाते हैं। बाकी इसके अलावा हम बात करें तो लो इनकम कंट्रीज में ज्यादा लोग अपने आप को लोनली फील करते हैं। तो एक्चुअल में ना लोनलीनेस का जो कनेक्शन है, वो कौन सा देश कितना ज्यादा अमीर है या गरीब है वहां पर भी है। गेटिंग इट? उसी तरह से हाई इनकम कंट्रीज में कम प्रतिशत है। तो देखो, गरीब देशों में और तो इश्यूज हैं ही हैं, पर कहीं ना कहीं ये लोनलीनेस वाला इशू भी साथ में आ गया। एंड इनफैक्ट WHO के द्वारा जो रिपोर्ट निकाली गई है उसमें ये भी बताया गया कि पीपल विद डिसेबिलिटीज, रिफ्यूजीज, माइग्रेंट्स, एल जी बी टी आई क्यू प्लस, इस तरह के इंडिविजुअल्स, और साथ साथ जो इंडिजिनियस और एथनिक माइनॉरिटी कम्युनिटीज हैं, ये सबसे ज्यादा आपको वल्नरेबल देखने को मिल जाएंगे। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें तो फिजिकल हेल्थ के साथ भी सोशल डिस्कनेक्शन का लिंकेज है। हर साल 8 लाख से भी ज्यादा जो डेथ्स होती हैं, ठीक है, वो हमने देखने को मिली, उससे कहीं ना कहीं बिकॉज ऑफ हार्ट डिजीज, स्ट्रोक, ये सब चीजें थी, ये कहीं ना कहीं सोशल डिस्कनेक्शन के साथ लिंक थी। उसके अलावा अगर हम बात करें, एक इंसान को डिप्रेशन, एंग्जाइटी, डिमेंशिया हो सकता है, मेंटल हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, ठीक है ना। हो सकता है काम के अंदर आपकी परफॉर्मेंस कम हो जाए क्योंकि आपके अच्छे सोशल कनेक्शंस नहीं हैं, या आप सोसाइटी के साथ उतना अच्छे से घुल मिल ना पाओ। तो ये सारे भी कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स हमें यहाँ पे देखने को मिलते हैं। अब पॉइंट ये आता है कि क्या रीजन है इस लोनलीनेस के या आइसोलेशन के। इसके कई सारे रीजन हो सकते हैं। कई बार हेल्थ इश्यूज भी हो सकते हैं। कई बार कुछ ऐसे लोग होते हैं जिन लोगों से बात ही नहीं कर पाते, उनको लोगों से बात करने में बड़ी दिक्कत आती है, एंड उस वजह से वो धीरे धीरे सोसाइटी से कटते चले जाते हैं। या इनफैक्ट ना कई बार ऐसा भी होता है कि हमारी जिंदगी में कोई बहुत बड़ी घटना होती है, वो भी हमें इस तरफ ले जाती है। जैसे किसी इंसान की मान लीजिए नौकरी चली गई। अब जब उसकी नौकरी चली जाती है, वो लोगों से थोड़ा दूर हो जाता है कई बार, ठीक है। दूसरा है बिरेवमेंट। इसमें पता क्या होता है, हमारे किसी लव्ड वंस की डेथ हो जाती है, कि फैमिली में कोई बहुत क्लोज वंस की, मतलब पेरेंट्स में से किसी की, या भाई बहन की किसी की, या कोई खास दोस्त की, या अपनी गर्लफ्रेंड की, इनमें से किसी की अगर डेथ हो जाए ना, तो कहीं ना कहीं वहां से भी एक लोनलीनेस और आइसोलेशन का एक स्टार्टिंग हमें देखने को मिल जाती है। बाकी अगर किसी फैमिली की इनकम कम है, एजुकेशन अच्छी नहीं है, नेबरहुड कैसा है, वो भी कहीं ना कहीं डिटर्मिन करता है कि कितना लोनलीनेस एक इंसान फील करता है। बाकी देखो यार, आजकल तो डिजिटल टेक्नोलॉजी ने बड़ा ही गड़बड़ कर दी है। आप लोग भी, मैंने अभी डेटा आपको बताया कि युवाओं के अंदर सबसे ज्यादा लोनलीनेस आपको देखने को मिलती है। और भाई हमारे युवा तो क्या करते हैं, हमारे युवा सर इंस्टाग्राम के ऊपर, टेलीग्राम के ऊपर, व्हाट्सएप के ऊपर, फेसबुक के ऊपर, एक्स के ऊपर, और भी बहुत सारा स्नैपचैट है, इसके अलावा भी और बहुत सारी चीजें हैं, यूट्यूब हो गया। तो देर आर सो मेनी सोशल मीडिया थिंग्स, मतलब जहां पर हमें लगता है कि हम तो अपने दोस्तों के साथ, लोगों के साथ जुड़े हुए हैं, है ना। बट कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी ने जितना हमें जोड़ा है ना, उतना ही हमें दूर भी कर दिया है, राइट। आजकल आप नोटिस कर ही रहे हो कि किस तरह से एक ही रूम के अंदर हम, हो सकता है 10 लोग बैठे हो इस कमरे के अंदर, पर उस रूम में सब लोग अपने अपने फोन पे बिजी हैं। तो ये भाई आपस में ये लोग क्या हैं, ये आपस में कनेक्टेड ही नहीं है। ऐसा लग रहा है कि फेसबुक पे मेरे 1000 फ्रेंड्स हैं, इंस्टाग्राम पे 5000 फॉलोअर्स हैं, पर आप कितना ज़्यादा डिस्कनेक्टेड हो चुके हो वो यहाँ पे हमें नोटिस करने को मिलता है। तो एक्चुअली टेक्नोलॉजी भी आपको डिस्कनेक्ट कर देती है। तो भाई क्या कर सकते हैं, क्या बोला है WHO कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन ने? इन्होंने यहाँ पे ये नोटिस किया कि भाई 8 देशों ने तो ना पॉलिसीज भी हैं इनके रिगार्डिंग, जैसे डेनमार्क, फिनलैंड, जर्मनी, जापान,
नीदरलैंड, स्वीडन, यूके, यूएसए, इन्होंने सोशल कनेक्शन के ऊपर पॉलिसीज अडॉप्ट कर रखी है कि कैसे अवेयरनेस कैंपेन्स हमें इनके लिए रन करने हैं, कैसे कहीं ना कहीं इन लोगों को इन्वॉल्व करना है डिसीजन मेकिंग के अंदर, रिसर्च फंडिंग करनी है इस पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर, तो दैट इज देयर। प्लस WHO ने भी खुद बोला है कि एक इंडेक्स होना चाहिए, दैट इज द ग्लोबल सोशल कनेक्शन इंडेक्स। ये इंडेक्स होगा, हमारे पास डेटा होगा, तो कहीं ना कहीं मदद मिलेगी और चीज़ों को करने के रिगार्डिंग। इसके साथ ही साथ अगर हम बात करें तो डिफरेंट डिफरेंट हम इंटरवेंशंस कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल आप लोगों ने ना एक थेरेपी का सुना होगा, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। यहाँ पर एक बातचीत करने की थेरेपी होती है जो आपकी मेंटल हेल्थ कंडीशन को, इमोशनल कंसर्न्स को मैनेज करने में आपकी हेल्प करवाएगी। सोशल स्किल्स की ट्रेनिंग हो गया, माइंडफुलनेस हो गया, तो इस तरह की अलग अलग साइकोलॉजिकल थेरेपीज होती हैं, वो करी जा सकती हैं। प्लस लोगों को एक तरह से जो पब्लिक स्पेस है वैसी होनी चाहिए, स्पोर्ट्स क्लब्स वगैरह होते हैं, कम्युनिटी गार्डनिंग, तो लोग जहाँ पे इकट्ठा होते हैं ना, कोई लोग जिम में इकट्ठा हो जाते हैं, कोई लोग फिजिकल फिटनेस के तरह से, कोई लोग क्रिकेट खेलने के, तो वो सारी चीज़ें होनी चाहिए। वो सब चीज़ें होंगी तो कहीं ना कहीं लोग एंगेज रहेंगे, आपस में कनेक्टेड रहेंगे। बाकी और एडवोकेसी कैंपेन्स, ग्रुप बेस्ड एक्टिविटीज़, ठीक है ना, जैसे लोग भी, डॉक्टर्स भी सजेस्ट करते हैं कि आप कम्युनिटी इवेंट्स में पार्टिसिपेट करिए, तो वो सब होगा तो डेफिनेटली यहाँ पे मदद मिल पाएगी। तो ये कुछ बातें थी WHO कमीशन ऑन सोशल कनेक्शन की जो रिपोर्ट है उसके बारे में, जो आपको क्लियर होना चाहिए। नेक्स्ट आते हैं अगले टॉपिक पे, इंक्रीज्ड डिफेंस डील पोस्ट ऑपरेशन सिंदूर। दोस्तों पिछले कुछ टाइम के अंदर ना हमारी सरकार के द्वारा बहुत ही ज़्यादा तेज़ी से डिफेंस के रिगार्डिंग काम किया जा रहा है। जैसे अभी यहाँ पे जो पहली मीटिंग हुई आफ्टर ऑपरेशन सिंदूर, इसमें हमने 10 कैपिटल एक्विजिशन प्रपोजल को हमने एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी यहाँ पे अकॉर्ड कर दिया है। व्हाट डू मीन बाय एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी? देखो एक्चुअल में ना ये और कुछ नहीं, ये एक तरह का फॉर्मल अप्रूवल ही है जो हमारी डिफेंस मिनिस्ट्री देती है कि हाँ, हम ये डिफेंस इक्विपमेंट, वेपन या सिस्टम को एक्वायर करने जा रहे हैं। जब भी एक्विजिशन प्रोसेस के अंदर ये पहला ऑफिशियल स्टेप आपको प्रोसीजर के अंदर देखने को मिल जाता है। अब पॉइंट ये है कि अभी हम क्या एक्वायर करने जा रहे हैं। देखो बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे मैं आपको बताता हूँ। एक होते हैं आपके आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स। व्हाट डू मीन बाय आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल? इनको ARV भी बोलते हैं। इसमें पता क्या होता है, मान लेते हैं कोई युद्ध चल रहा है, ठीक है ना, उसमें हमारे जो टैंक हैं, लेट से वो डैमेज्ड हो चुके हैं, ठीक है। अब ये डैमेज टैंक्स को रिकवर करना होगा, उनको ठीक करना होगा, है ना, तो उसमें ARVs आपको यहाँ पे हेल्प कर जाते हैं, आर्मर्ड रिकवरी व्हीकल्स। तो इसमें आपकी क्रेन्स, टूल्स होते हैं रिपेयर वगैरह के, वो सब काम कर जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा आपके इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम, यहाँ पर क्या होता है, देखो सामने वाला जो एनिमी है उसका रिडार सिस्टम होगा, उसका कम्युनिकेशन सिस्टम होता है, उसको कंट्रोल करना, उसको एक तरह से डिसरप्ट करने की कोशिश करने में हेल्प करता है इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सिस्टम। इनफैक्ट हमारे खुद के रडार की प्रोटेक्शन भी यहाँ पे इसके द्वारा ही देखने को मिल जाती है। उसके अलावा हमारे पास होता है इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम, ICIMS। और ये तीनों सर्विसेज मैं आपको समझाता हूँ इसका मतलब। देखो कई बार पता क्या होता है, सिंगल प्लेस के ऊपर आपने इन्वेंट्री मैनेज करनी है, लॉजिस्टिक सप्लाई चेन मैनेज करना है फॉर आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स। क्योंकि अगर हम अलग अलग तरह से करेंगे तो उसके लिए जगह भी ज़्यादा चाहिए होगी, प्लस कहीं ना कहीं किसी जगह पे रिसोर्सेज ज़्यादा हो सकते हैं, किसी पे कम हो सकते हैं, आपस में शेयरिंग ऑफ रिसोर्सेज डिफिकल्ट हो जाएगा। पर अगर हमने इसको इंटीग्रेटेड कॉमन इन्वेंट्री मैनेजमेंट सिस्टम बना दिया ना, तो उससे फ़ायदा क्या होगा कि इन्वेंट्री ऑप्टिमाइज हो जाती है। तो वो यहाँ पे हम कर रहे हैं। एंड इनफैक्ट आगे जब हम कहीं ना कहीं हम थिएटर कमांड्स की जो बात करते हैं, इंटीग्रेटेड थिएटर कमांड्स की, तो उसमें बहुत ज़्यादा मदद मिलेगी इसमें। इसके अलावा सरफेस टू एयर मिसाइल, सैम जिसको हम बोलते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल आपकी ग्राउंड से लॉन्च की जाती हैं एंड आपके एनिमी एयरक्राफ्ट या मिसाइल्स को यहाँ पे ये मार पाएगा, ठीक है। तो हमने ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, ठीक है ना। तो इसमें आप नोटिस कर पाओगे क्विक रिएक्शन सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम भी इंक्लूडेड हैं, जो कि 30,000 करोड़ के आपको देखने को मिल जाएंगे। ज्वाइंट कैपेबिलिटी बिल्डिंग जो मैंने आपको बताया, तीनों फोर्सेस के बीच में आपको देखने को मिल जाएंगी, आर्मी, नेवी एंड एयरफोर्स में। प्लस एट द सेम टाइम नेवी के ऊपर भी हम बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम यहाँ पर मूव्ड माइंस को प्रिक्योर कर रहे हैं। एक्चुअली ना आपकी जैसे लैंड माइंस होती हैं, उसी तरह से माइंस आपकी पानी के बिलो द वाटर सरफेस भी आप यहाँ पे उनको लगा सकते हो, ताकि अगर मान लीजिए कोई एनिमी शिप आई या एनिमी सबमरीन आई, तो ऑटोमेटिकली वो माइन एक्सप्लोड होके उसको यहाँ पे ख़त्म कर दे। उसके अलावा माइन काउंटर मेजर वेसल, अगर एनिमी ने कुछ इस तरह से मूव्ड माइंस लगा रखी हैं, तो हमारे पास ऐसी स्पेशलाइज शिप्स होनी चाहिए जो इन माइंस को डिटेक्ट करके उनको न्यूट्रलाइज कर पाए। फिर इसके अलावा सबमर्सिबल ऑटोनोमस व्हीकल्स होते हैं, ठीक है ना, सॉरी वेसल्स होते हैं। ये क्या मदद करते हैं, ये मदद करते हैं कि बिना किसी इंसान के इंटरवेंशन के क्या कर पाएँ, हम सर्वेलेंस कर पाएँ, माइन डिटेक्शन कर पाएँ, वो सारी चीज़ें। फिर सुपर रैपिड गन माउंट्स हो जाएगा,
ठीक है ना। सुपर रैपिड गन माउंट्स एक तरह के जैसे आप कह लो कि गन्स ही हैं, ठीक है ना, तो ऑटोमेटिक फायरिंग हो जाती है, कोई सामने मिसाइल आ गया या कुछ एरियल थ्रेट आ गया, वो सारी चीज़ें, तो डेफिनेटली उनपे भी हम काम कर रहे हैं। तो ये पाकिस्तान और चाइना के साथ लड़ने में हमें डेफिनेटली बहुत ज़्यादा हेल्प होगी इन सब चीज़ों के साथ, एंड और भी कोई हमारे कुछ बॉर्डर्स के कॉन्टेक्स्ट में कोई चीज़ होती है, ऑल ऑफ दीज थिंग्स आर गोइंग टू हेल्प। तो ये सारा जो अप्रूवल दिया गया है, ये डीएसी के द्वारा दिया गया है, दैट इज डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। ये हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी है भारत की फॉर द प्रोक्योरमेंट ऑफ डिफेंस इक्विपमेंट। ध्यान रखना, इसको चेयर कौन करता है, हमारे डिफेंस मिनिस्टर, एंड नोडल मिनिस्ट्री डेफिनेटली मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ही है, एंड इस तरह से ये एक्सेप्टेंस ऑफ नेसेसिटी को यहाँ पे ग्रांट करता है, जैसे मैंने आपको बताया एक फॉर्मल अप्रूवल प्रोसेस यहाँ पे ये देता है। चलिए, नेक्स्ट हमारे सामने जो टॉपिक है वो है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। दरअसल में ना अभी जो इसका नाम पहले हुआ करता था वो था नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक कोऑपरेशन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, पर अब इसका नाम चेंज कर रख दिया गया है सावित्री बाई फुले नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। अब ये क्या करता है सर इंस्टीट्यूट? देखो, इंस्टीट्यूट जैसे आपके नाम में ही है वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट, तो उन एरियाज के रिगार्डिंग आपस में कोलैबोरेट करना, डॉक्यूमेंटेशन करना, रिसर्च करना, वो सारे काम आ जाते हैं, ठीक है ना। तो आप नोटिस कर पाओगे मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंतर्गत काम करता है और 1966 में ये एस्टेब्लिश किया गया था। इसके जो हेड क्वार्टर्स है ना वो नई दिल्ली के अंदर है, बट इसके अलावा भी इसके बहुत सारे रीजनल सेंटर हैं, जैसे आपका गुवाहाटी, बैंगलोर, लखनऊ, इंदौर, मोहाली के अंदर, राइट। तो एक्चुअली टॉपिक तो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्या इंस्टीट्यूट क्या करता है। सावित्रीबाई फुले जी को हम एक बार रिवाइज कर लेते हैं, इनकी जो कॉन्ट्रीब्यूशंस रहे थे, जो हमने हिस्ट्री के अंदर ऑलरेडी पढ़ भी रखे हैं। दोस्तों, जब हम बात करते हैं ना सावित्रीबाई फुले जी की, तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था 1831 में इन द नए गांव विलेज ऑफ महाराष्ट्र। 9 साल की उम्र में इनकी शादी करवा दी गई थी ज्योतिबा फुले जी के साथ, जो उस समय 13 वर्ष के थे। बाकी देखो, सावित्रीबाई फुले जी का रोल एज अ सोशल रिफॉर्मर, एज अ पोइट, एंड प्लस एट द सेम टाइम इनको इंडिया के फर्स्ट टीचर के नाम से भी हम यहाँ पे जानते हैं, ठीक है। तो वो बातें भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। कुछ और कॉन्सेप्ट की बात करें, मतलब फर्स्ट वुमेन टीचर, है वेरी सॉरी, फर्स्ट वुमेन टीचर, हाँ। बाकी 1897 के अंदर इनकी डेथ होती है जब ये प्लेग से फाइट कर रही होती हैं। बाकी इनके कॉन्ट्रीब्यूशन यहाँ पे ना ये सबसे इंपॉर्टेंट बन जाते हैं, जैसे इनको इंडिया की पहली वुमेन टीचर माना जाता है, प्लस 1848 के अंदर इन्होंने पहला स्कूल गर्ल्स के लिए फाउंड किया इन पुणे। साथ ही साथ इन्होंने अपने हस्बैंड ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर 2 एजुकेशनल ट्रस्ट भी यहाँ पे एस्टेब्लिश किए, जिनका नाम है नेटिव फीमेल स्कूल पुणे एंड सोसाइटी फॉर प्रमोटिंग द एजुकेशन ऑफ महार्स मार्क्स, और जो बाकी और डाउन टोरन कास्ट के लोग आपको देखने को मिलते हैं। प्लस जो विडोज थी, ठीक है ना, उनके लिए भी यहाँ पे उन्होंने बहुत काम किया, एंड साथ ही साथ इन्होंने कोशिश करी कि उनको भी दोबारा शादी करने का अधिकार उनको यहाँ पे मिलना चाहिए। प्लस एट साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे ना, होता क्या था कि जो महिला विडो हो जाती थी, जिनके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, उनको अपना हेड शेव करना पड़ता था, राइट। पर इन्होंने यहाँ पर एक स्ट्राइक करवाई, ठीक है, जिसमें नाई जो बार्बर होते हैं उनकी एक स्ट्राइक करवाई गई इन मुंबई एंड पुणे, ताकि हम यहाँ पे दिखा पाए एज अ प्रोटेस्ट अगेंस्ट दिस पर्टिकुलर प्रैक्टिस। साथ ही में सत्यशोधक समाज जो था वो इन्होंने यहाँ पे ज्योतिबा फुले जी के साथ मिलकर उसको फाउंड किया। साथ ही साथ आप नोटिस कर पाओगे एक शेल्टर भी इन्होंने एक तरह से इस्टेब्लिश किया, हाउस शेल्टर, जहाँ पर कहीं ना कहीं जो डेस्टिट्यूट महिलाएं हैं वो यहाँ पर आकर रह पाएँ, राइट। अनटचेबिलिटी के अगेंस्ट भी इन्होंने यहाँ पे फाइट करी, एंड साथ ही साथ 1863 के अंदर बाल हत्या प्रतिबंधक गृह, ठीक है, एक ऐसा घर, गृह मतलब घर, जहां पर कहीं ना कहीं प्रोहिबिट करने की करता है इन्फेंटिसाइड को, बाल हत्या है ना, ठीक है ना, तो प्रेग्नेंट महिलाएं हो गया, रेप विक्टिम्स हो गया, उनकी यहाँ पे मदद करी जा रही थी, राइट। तो इस तरह से इनका बहुत इंपॉर्टेंट काम रहा। साथ साथ महिला सिविल मंडल को भी इन्होंने यहाँ पे स्टार्ट किया। इनकी एक स्टूडेंट थी मुक्ता साल्वे के नाम से, वो आगे जाके कहीं ना कहीं दलित फेमिनिज्म और दलित लिटरेचर की अंदर बहुत इंपॉर्टेंट उनका नाम आपको देखने को मिलता है। इनके कॉन्ट्रीब्यूशंस की बात करें तो गो गेट एजुकेशन, काव्या फुले और 52 काशी सुबोध रत्नाकर, ये कुछ इंपॉर्टेंट इनके वर्क्स थे, तो ये बात भी आपको यहाँ पे क्लियर होनी चाहिए। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों रिक्लेम के ऊपर, अ कम्युनिटी एंगेजमेंट एंड डेवलपमेंट फ्रेमवर्क। इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि ये रिक्लेम क्या है। दोस्तों, आज यहाँ पे रिक्लेम 5 जुलाई के दिन ना रिक्लेम स्कीम यहाँ पे लॉन्च होने जा रही है। अब रिक्लेम में पता क्या है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। देखो, कई बार पता क्या होता है, जैसे मान लेते हैं एक जगह पे माइन है, ठीक है ना, जैसे कोल माइन है, ठीक है। अब ये कोल माइन कई सालों से, कई दशकों से हो रहा है, उसके रिगार्डिंग अलग अलग ऑपरेशन चल रहे हैं, ठीक है। बट मान लेते हैं अचानक से ये माइन क्लोज कर दी गई। अब इससे क्या होगा,
इससे देखो पहले तो जो एरिया है, जो अपने आप में वो लैंडस्केप है पूरा, वो इम्पैक्ट होगा, प्लस जो लोकल लाइवलीहुड्स हैं वो भी कहीं ना कहीं इसी माइन के ऊपर डिपेंडेंट है, उनके ऊपर भी बड़ा इम्पैक्ट आएगा। तो भाई माइन क्लोज होने के बाद आने वाले समय में कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, उसके बारे में तो कोई देख ही नहीं रहा, राइट। तो उस केस में क्या होगा, उस केस में हमें हमारे लिए इंपॉर्टेंट ये बन जाता है कि हम कैसे एक प्रॉपर ट्रांजिशन करें इन पर्टिकुलर कम्युनिटीज के लिए, राइट। एंड उसी लिए यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ कोल यहाँ पे आज रिक्लेम को लॉन्च करेगा। रिक्लेम का देखो अलग अलग मीनिंग है, जैसे रिजुविनेशन, एंगेजमेंट, कम्युनिटी लाइवलीहुड एंड माइन क्लोजर। तो यहाँ पर कोशिश यही है कि माइन क्लोजर से जो इम्पैक्ट आता है उसको हम यहाँ पे कर पाएं। एंड इसकी ना एक और भी फुल फॉर्म दी गई है कि कम्युनिटी को रीच आउट करो, कम्युनिटी को अंडरस्टैंड करो, ई से एनविजन, उनका फ्यूचर को डिफाइन करो, साथ में मिलकर प्लान करो कि क्लोजर के बाद अब क्या करना है, ग्राउंड रियलिटीज को आप एक्सेप्ट करो, लोकलाइज, फिर पार्टिसिपेंट्स के साथ मिलकर एक्ट करो, जो भी सस्टेनेबिलिटी का सिस्टम निकल के आता है लोकलाइज लीडरशिप के थ्रू उसको यहाँ पे इम्प्लीमेंट करो। तो सिंपल सा मतलब ये है कि कोल माइन के क्लोजर से जो दिक्कतें आती हैं वो दिक्कतें नहीं आनी चाहिए। इसमें आप वल्नरेबल ग्रुप्स को इंक्लूड करो, पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस को आप कहीं ना कहीं इंक्लूड करो, और जेंडर इंक्लूजन का भी ध्यान रखो, महिलाओं का भी यहाँ पे इंक्लूड करो। तो ये सारी चीज़ें होंगी कहीं ना कहीं यहाँ पे हेल्प करेंगी। तो इसकी जो नोडल मिनिस्ट्री है दैट इज योर मिनिस्ट्री ऑफ कोल्स, एंड यहाँ पर कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन जो मिनिस्ट्री ऑफ कोल के अंतर्गत आती है एंड हार्टफुलनेस इंस्टीट्यूट, ये यहाँ पर इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। बाकी देखो कुछ फैक्ट्स आपको कोल सेक्टर के बारे में पता होने चाहिए। जैसे भारत दुनिया का सेकंड लार्जेस्ट कंज्यूमर एंड सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कोल का, चाइना पहले नंबर के ऊपर है, राइट। एंड अगर हम बात करें कोल रिजर्व की तो भारत में पांचवें सबसे बड़े लेवल के ऊपर कोल रिजर्व देखने को मिल जाते हैं। हालांकि हम इतना अच्छे खासे प्रोड्यूसर हैं बट स्टिल हम अभी भी इंपोर्ट के ऊपर डिपेंडेंट हैं फॉर अवर कोल, ठीक है ना। इसके अलावा अगर हम बात करें भारत में झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़, वेस्ट बंगाल, ये टॉप कोल प्रोड्यूसिंग स्टेट्स आपको देखने को मिल जाएंगी। रिन्यूएबल एनर्जी में देखो हम काम अच्छा कर रहे हैं बट फिर भी कोल के ऊपर फोकस्ड हमारा अभी भी है। रीजन बीइंग आप यहाँ पे नोटिस कर पाओगे 2030 तक 55% जो एनर्जी मिक्स में कंट्रीब्यूशन होगा वो कोल का ही होगा, एंड 2047 तक जब हमारे आज़ादी के 100 साल कंप्लीट होंगे तब ये कंट्रीब्यूशन कम होकर 27% हो जाएगा। तो वी आर मूविंग टुवर्ड्स रिन्यूएबल एनर्जी, पर वो धीरे धीरे करके हम उसकी तरफ मूव कर रहे हैं, ठीक है ना। बाकी इंस्टॉल पावर कैपेसिटी की बात करें तो यहाँ पे 46% कोल यहाँ पे उसमें कंट्रीब्यूट करता है। बाकी स्टील, सीमेंट, ये काफ़ी हद तक डिपेंडेंट है कोल के ऊपर, क्योंकि उसके बिना मतलब पॉसिबल ही नहीं है अभी कंप्लीटली हमें वो काम करना, राइट। तो ये कुछ बातें थी जो आपको यहाँ पे रीक्लेम के बारे में क्लियर होनी चाहिए। बाकी इसके अलावा ये जो संस्था थी कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन, क्योंकि यही तो वो संस्था है जिसने कोलैबोरेट किया है फॉर द रीक्लेम इनिशिएटिव, तो दरअसल में इसको कोल माइंस एक्ट 1974 के अंतर्गत बनाया गया था और ये 1975 में स्टैब्लिश हुई थी। इसके हेडक्वार्टर आपको कोलकाता में और बहुत सारे और ऑफिस इन धनबाद, रांची, बिलासपुर, नागपुर, संबलपुर, ठीक है, कोटकदम, ठीक है, और आसानसोल में आपको देखने को मिल जाएंगे। काम क्या होते हैं, काम इसका यही है कि कोल सेक्टर लॉज एंड पॉलिसीज के साथ सब लोग कंप्लाई कर रहे हैं नहीं कर रहे, वो रेगुलेशन को देखना। इसके अलावा कोल किस ग्रेड का है, ठीक है ना, वो सारी चीज़ें इंस्पेक्शन वगैरह करना वो इसी का काम रहता है। प्रॉपर कोल स्टैंडर्ड मीट हो रहे हैं, कोल क्वालिटी मीट हो रही है नहीं हो रही, राइट, उनको कोल को ग्रेड करना उसकी क्वालिटी के हिसाब से, लाइसेंस देना कोल प्रोड्यूसर्स को, ट्रेडर्स को, यूजर्स को, वो सारे काम आपका कोल कंट्रोलर ऑर्गेनाइजेशन ही करता है। क्लियर है। तो ये कुछ बातें इस कॉन्टेक्स्ट में आपको क्लियर होनी चाहिए। दोस्तों एक और प्रोसेस है रिमूवल प्रोसेस ऑफ जज। दरअसल में कल हमने थोड़ा इसको डिस्कस भी किया था, पर मैं थोड़ा सा आपको ना एडिशनल राइटअप भी देना चाहता था, तो मैंने यहाँ पे एक टॉपिक भी यहाँ पे डाला है। हालांकि आपको पता है कि जो जस्टिस वर्मा है उनके कॉन्टेक्स्ट में यही पर्टिकुलर बात है, तो थोड़ा सा आपको ना जो मेजर एग्जाम परस्पेक्टिव से आपको पॉइंट्स जो क्लियर होने चाहिए वो ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है। पहली बात तो आप ये समझो कि यार हम वर्ड इस्तेमाल भले ही कर लेते हैं इम्पीचमेंट ऑफ जजेस, पर एक्चुअल में कॉन्स्टिट्यूशन में इम्पीचमेंट वर्ड कहीं नहीं इस्तेमाल हुआ, मतलब जजेस के कॉन्टेक्स्ट में नहीं हुआ। जजेस के कॉन्टेक्स्ट में वर्ड इस्तेमाल कौन सा हुआ है, वो रिमूवल वर्ड इस्तेमाल होता है, ठीक है ना। जैसे आर्टिकल 124 रिमूवल ऑफ अ सुप्रीम कोर्ट जज की बात करता है। हाई कोर्ट जजेस के रिमूवल की जो बात है वो आर्टिकल 217 एंड आर्टिकल 218 के अंतर्गत यहाँ पे करी गई है। अब आप यहाँ पे नोटिस कर पाइएगा कि जो हाई कोर्ट के जज होंगे ना उनको केवल प्रेसिडेंट के एक ऑर्डर के द्वारा ही यहाँ पे रिमूव किया जा सकता है, और वो प्रेसिडेंट का ऑर्डर कब आएगा, जब दोनों हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट एक मोशन को पास करेंगे। सबसे पहले मोशन इनिशिएट होगा या तो लोकसभा के अंदर या राज्यसभा के अंदर। ये पर्टिकुलर चीज संविधान में नहीं लिखी हुई, ये लिखी गई है जजेस इंक्वायरी एक्ट 1968 के अंदर। तो ये जो एक्ट है ये बताता है हमें कि या तो 100 लोकसभा
एमपीज या 50 राज्यसभा एमपीज एक मोशन लेकर आएंगे, राइट। उसके बाद एक इंक्वायरी कमेटी बनेगी जिसमें 3 लोग होंगे, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर सुप्रीम कोर्ट जज, उसके अलावा एक चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट और एक डिस्टिंग्विश्ड जूरिस्ट। ये पर्टिकुलर जो कमेटी बनी है ये इन्वेस्टिगेट करेगी इन चार्जेस को एंड अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगी। अगर इनको लगता है कि जज गिल्टी है मिसबिहेवियर के या इनकैपेसिटी के, फिर दोनों हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट को रिमूवल मोशन को पास करना पड़ेगा। कैसे? स्पेशल मेजोरिटी के साथ, यानी कि 2/3 मेजोरिटी ऑफ मेंबर प्रेजेंट एंड वोटिंग एंड मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस। अगर ये पास हो जाता है फिर अकॉर्डिंगली जो फाइनल ऑर्डर होता है वो प्रेसिडेंट यहाँ पे पास मतलब साइन कर देते हैं एंड अकॉर्डिंगली जज को रिमूव कर दिया जाता है। अब पॉइंट ये है कि क्या जजेस के पास कोई खुद की मतलब जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी के लिए पहले कोई मैकेनिज्म नहीं है? है, बहुत सारे है। जैसे फॉर एग्जांपल जुडिशरी में अपना खुद का एक इन हाउस मैकेनिज्म है जो चीफ जस्टिस इनिशिएटिव करते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए, बाहर जाने की जरूरत ही ना पड़े, इनकी खुद के अंदर ही अकाउंटेबिलिटी इंश्योर कर दी जाए। इसके अलावा कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट भी है। इसके अलावा जजेस के लिए गाइडलाइंस भी हैं, वैल्यूज ऑफ जुडिशियल लाइफ 1997, ठीक है ना। पर आप रियलाइज करोगे ये अपने आप में नॉन लीगली बाइंडिंग है। गाइडलाइन जरूर हैं, कोड ऑफ एथिक्स एक तरह से हैं, पर उनको फॉलो करना कंपलसरी नहीं है, एक तरह से आप कह सकते हो। इसके अलावा अगर हम बात करें आज के समय के ऊपर जो जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स होती हैं, हालांकि थोड़ी सी ओपेक आपको देखने को मिलती हैं जो आपका कोलिजियम सिस्टम है, पर धीरे धीरे कोशिश ये है कि कैसे इनके अंदर ट्रांसपेरेंसी लेकर आई जा पाए। एसेट डिक्लेरेशन हो गया, इनके ऊपर एम्फेसिस है ताकि लोगों का भरोसा रहे इन सब चीज़ों के ऊपर। तो कोशिश ये करी जा रही है कि जुडिशियल अकाउंटेबिलिटी को और ज़्यादा यहाँ पे इंक्रीज किया जाए। सर दूसरे देशों में कैसे आपके जजेस इम्पीच होते हैं? देखो हर देश का अपना अपना तरीका है। जैसे अगर हम बात करें यूएसए की, तो यूएसए में क्या होता है, जो इम्पीचमेंट होता है ना वो हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स द्वारा होता है एंड अकॉर्डिंगली कन्विक्शन होती है जो उसका हायर हाउस है, दैट इज योर सीनेट, ठीक है ना। तो फेडरल जजेस इस तरह से यहाँ पे इम्पीच होते हुए देखने को मिल जाएंगे। एंड वहां पर क्या होता है, ट्रिजन, ब्राइबरी या और इस तरह के जो बड़े क्राइम्स होते हैं उनके लिए रिमूव किया जाता है। यूके में क्या होता है, यूके में जो मोनार्क है ना वो यहाँ पे रिमूव करता है जजेस को, पर बाय आफ्टर फॉलोइंग एन एड्रेस बाय बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट। बहुत रेयरली ये प्रोसेस आपका इस्तेमाल होता है और यहाँ पे कोशिश ये है कि जुडिशियल इंडिपेंडेंस को हम प्रिजर्व करके रखें। कनाडा की अगर हम बात करें तो वहाँ पर कैनेडियन जुडिशियल काउंसिल होती है, वो इंक्वायरी करती है, फिर पार्लियामेंट उसको अप्रूव करता है, उसके बाद जज को यहाँ पे इस तरह से रिमूव कर दिया जाता है। अब एक क्वेश्चन और बचा कि सर क्या भारत में कभी किसी जज को रिमूव किया गया है? देखो द आंसर इज नो, कभी नहीं किया गया। मैं आपको समझाता हूँ, कोशिश करी गई, या तो प्रोसेस कंप्लीट नहीं हुआ या जज ने पहले रिजाइन कर दिया। फॉर एग्जांपल एक है जस्टिस वी रामास्वामी, 1993 में इनके अगेंस्ट भी थोड़ी बात चली, ठीक है ना। तो इंक्वायरी हुई, उसमें इनको गिल्टी भी पाया गया, पर ये लोकसभा में पास नहीं हो पाया क्योंकि उस समय कांग्रेस सरकार ने वोटिंग से एब्सटेन कर दिया था। फिर जस्टिस सुमित्रा सेन, ये होने वाले थे एक तरह से रिमूव, पर हुआ क्या, राज्यसभा के अंदर इंपीचमेंट मोशन पास हो गया, लोकसभा में वोटिंग होने वाली थी, वोटिंग हो पाती उसके पहले ही इन्होंने रिजाइन दे दिया खुद ही, राइट। पर अदरवाइज ये हो सकते थे कि आपके रिमूव हो जाते, पर उन्होंने खुद ही पहले रिजाइन डाल दिया कि नहीं यार मैं रिजाइन कर रहा हूँ। उसके अलावा अगर हम बात करें जस्टिस एस के गंगेले, इनके ऊपर सेक्सुअल हरासमेंट के चार्जेस थे, पर जब बाद में जाके जुडिशियल कमेटी बनी उन्होंने यहाँ पे इनके चार्जेस से इनको हटा दिया, तो मोशन आगे बढ़ ही नहीं पाया। जस्टिस जेवी परदीवाला, ये 2015 में इनके रिगार्डिंग था कि इन्होंने कुछ रिजर्वेशन पॉलिसी के अगेंस्ट कुछ बात करी थी अपने जजमेंट के अंदर, पर जब वो जजमेंट के अंदर जो रिकॉर्ड्स में वो जो पर्टिकुलर उन्होंने बात बोली थी वो हटा दी गई, तो आगे इम्पीचमेंट मोशन को भी यहाँ पे ड्रॉप कर दिया गया। तो कहने का पॉइंट पता क्या है, आपको सिंपली ध्यान ही रखना है कि आज तक भारत में कोई भी जज का रिमूवल प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो पाया है, कोई भी जज भारत में रिमूव नहीं हुआ है टिल डेट। क्लियर है? अब देखना ये बनता है कि भाई ये जो जस्टिस है हमारे सामने, जस्टिस यशवंत वर्मा, अब इनके अगेंस्ट क्या होता है, क्या ये खुद रिजाइन कर देते हैं या फिर रिमूवल प्रोसेस जाएगा तो रिमूव हो जाएंगे, दैट इज समथिंग ओनली टाइम विल टेल। दोस्तों बात करें ट्रू एंड फॉल्स स्टेटमेंट्स की, यहाँ पर आपके सामने कुछ स्टेटमेंट्स हैं, इनको आप पढ़िएगा, बताइएगा इनमें से कौन सा सही है कौन सा गलत है, राइट। एंड कल जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसकी अगर हम बात करें, देखो साइट्स के कॉन्टेक्स्ट में इसको एडमिनिस्टर किया जाता है बाय द यूनेप, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। तो पहला स्टेटमेंट आपका इनकरेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट जो कह रहा है फाइनेंशियल फ्रॉड रिस्क इंडिकेटर की, यस इसके रिगार्डिंग जो बात करी गई है बिल्कुल करेक्ट है। सी फ्लड भी इनफैक्ट आपको मदद करेगा 2 दिन एडवांस में ही आपको बताने के रिगार्डिंग कि क्या फोरकास्ट है, कितना विलेज लेवल फ्लडिंग हो सकती है, तो दिस इज ऑल्सो राइट। एंड लास्टली जो आरडीआई स्कीम है उसका कॉन्टेक्स्ट में ये बात भी अपने आप को करेक्ट देखने को मिल जाएगी।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की डिस्कशन। इसी तरह से आप सब लोग अपने एंड पे हार्ड वर्क करते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।